Hello everyone. So in this video we are going to do unit 2 of B.Ed second year assessment and learning जो आपकी बुक है उसकी यूनिट 2। तो यूनिट का नाम है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें बेसिक हमारे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो है हम ब्लूम्स के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्यों देखेंगे? क्योंकि कोई भी टेस्ट बनाने के लिए, हमें कोई भी चीज़ करने के लिए टीचिंग में ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ब्लूम की टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हम कितने टाइप के क्वेश्चंस अपने पेपर में डाल सकते हैं, जैसे कि एस्से टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कोई भी टेस्ट अगर हमें बनाना हो, जैसे कि अचीवमेंट टेस्ट बनाना हो या नॉर्मल एक टेस्ट बनाना हो, तो उसके अंदर हम ब्लूप्रिंट किस हिसाब से रखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस कितने नंबर के हमें डालने चाहिए, इन सब चीज़ों की बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो शुरू करते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के साथ। अब हम यहाँ पर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्यों पढ़ रहे हैं? मेन यहाँ पर आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ने का यही रीज़न है कि जब भी आप एक टेस्ट बनाते हो या आप टीचिंग में जाते हो, तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव अपने माइंड में रखने होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप अपनी टीचिंग से क्या चीज़ चाहते हैं, वो आपका ऑब्जेक्टिव है। तो वो ऑब्जेक्टिव कितने तरीके के होते हैं, ब्लूम्स ने उसे क्लासिफाई किया था। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, लेकिन सेकेंड ईयर में भी इसका एक थोड़ा सा पार्ट है। तो इसको हम देख लेते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है हमारे ब्लूम्स। देखो, टेक्सोनॉमी की मैं बात करूं, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है एक मतलब छोटे से बड़े में या लेवल्स देकर किसी चीज को अरेंज करना। तो ब्लूम ने ऑब्जेक्टिव्स को कुछ इसी तरह से अरेंज किया था। ब्लूम का बहुत नाम है। अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं, उसके अंदर उनके ऑब्जेक्टिव्स टीचिंग के अंदर बहुत यूज आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या दिए, इससे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं कि आपकी एजुकेशन एम क्या होता है, एजुकेशनल एम का मतलब क्या है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। अब एम और ऑब्जेक्टिव सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बट दोनों डिफरेंट होते हैं। और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शनल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से आप क्या समझते हैं, वो भी हम देखते हैं। अब ये जो बेसिक टर्म्स हैं, जब तक हमें इन बेसिक टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा, हम आगे ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो मैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करूं, ये हमारी लास्ट स्टेज होती है जो हमें अचीव करनी है। देखो, कोई भी चीज़ है, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपका वीडियो देखने का मकसद ये है कि आपका जो टॉपिक है ना वो क्लियर हो जाए। अब ये जो आपका मकसद है, ये आपकी लास्ट स्टेज है ना इस वीडियो को देखने की। तो इसी तरह जब हम टीचिंग में जाते हैं तो हमारे कोई लास्ट स्टेज होती है जो हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए, बच्चे को टॉपिक क्लियर हो जाए, राइट। तो वो हमारी जो लास्ट स्टेज है उसको हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और बीच में हम जितने भी चीज़ों को कर रहे हैं वो हमारे क्या है, एम है, एजुकेशनल एम, थोड़े थोड़े पार्ट में। फाइनल हमारा जो रिजल्ट है वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमारे नैरो होते हैं। अब देखो, ये फाइनल है तो ब्रॉड है, अब हम लॉन्ग टर्म के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बड़े नैरो हैं। नैरो का मतलब बहुत ही इनका छोटे टर्म के बेसिस पर है। जैसे कि आप एक क्लास में जा रहे हो, आपके माइंड में है कि आपको एक टॉपिक पढ़ाना है, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आज मान लो आप नाउन पढ़ाने गए हो, तो आज बच्चों को नाउन, नाउन के टाइप्स और नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पता चल जाना चाहिए। यानी क्लास खत्म होने के बाद बच्चों को एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो हो। सो दैट इज योर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। आपने देखा, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव बहुत नैरो है क्योंकि आपने एक लेक्चर के बेसिस पर आपने ऑब्जेक्टिव को रखा है। बट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे आपकी कंप्लीट एजुकेशन के आपके क्या ऑब्जेक्टिव है, आप एंड प्रोडक्ट क्या चाहते हो, उसका मतलब होता है।
तो एजुकेशनल एम एक पोजीशन है किस किस के बीच में, और एम की बात करूं तो वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बीच में जो आता है वो आता है मेरा एजुकेशनल एम। इन दोनों के बीच में जो लाई करता है, अब इन दोनों के बीच में लाई करता है तो इसका बेसिकली काम क्या है, ये लिमिटेड होते हैं, डेफिनेट होते हैं, कम इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमें जनरल पर्पस प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन का, कि एक्चुअल हमारा पर्पस है क्या एजुकेशन से, एक अंतिम मुद्दा क्या है। देखो मैंने एक बात के लिए क्लास उसकी पूरी हो गई, वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव था, पर अंतिम मुद्दा क्या है, मेरी सोसाइटी को मुझे पढ़ाना लिखाना है, दैट इज द एजुकेशन एम। मतलब इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, बट अल्टीमेटली वी आर गोइंग देयर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक आइडिया था। अब मैं टेक्सोनॉमी की बात करती हूँ, तो ब्लूम्स ने ना 3 तरह के ऑब्जेक्टिव बोले। वो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव क्या थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अब इनका मतलब क्या है, ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी को 3 ऑब्जेक्टिव से बेसिकली डिवाइड किया है। अब इनका मतलब समझेंगे, और आखिर हम इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ने का हमारा रीजन क्या है वो भी हम देखेंगे। देखो जब मैं कॉग्निटिव की बात करती हूँ तो मैं माइंड से रिलेटेड बात कर रही हूँ, नॉलेज से रिलेटेड बात कर रही हूँ। अफेक्टिव बात करती हूँ तो मैं इमोशन से रिलेटेड बात कर रही हूँ, और साइकोमोटर बात करती हूँ तो मैं किसके, फिजिकली बॉडी से बॉडी पार्ट्स हमारे वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड बात कर रही हूँ। इतना आपको पता चल गया। तो मैं कॉग्निटिव को, जो हमारे ब्लूम है उन्होंने फर्दर 6 पार्ट में डिवाइड किया। अब देखो ये टेक्सोनॉमी है, आपको एक फ्लो चार्ट सा तैयार होके मिल जाएगा। तो वो 6 पार्ट कौन कौन से थे, नॉलेज, क्योंकि देखो मैंने माइंड से रिलेटेड बोला, सबसे पहले हमें किसी चीज की नॉलेज, अब मैंने जो स्टेप्स बताऊंगी वो बिल्कुल लाइन वाइज होने चाहिए। नॉलेज, उसके बाद आपका आते अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी समझ कितनी है उस टॉपिक को लेके। अब नॉलेज आपके सामने रख दी गई है, समझना तो आपके ऊपर है ना। मैंने आपके सामने आपकी सारी नॉलेज रख दी कि ब्लूम्स ने क्या क्या दिया। अब आप उसे समझते किस तरह से वो भी आपके ऊपर है, फिर आप उसे अप्लाई किस तरह करेंगे। जैसे आपके टेस्ट में आ जाएगा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में, तो आप उसे लिखोगे कैसे, वो आपका एप्लीकेशन हो गया। एनालाइज करना, अब आप इसे एनालाइज कैसे करोगे, एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स को, उनको तोड़ तोड़ कर देखना। और सिंथेसाइज मतलब क्या होता है, फिर जो आपके पास अलग अलग टुकड़े आए उन्हें जोड़कर कुछ नया बनाना। हो सकता है आप ये काम कर सको, आपने ये सब चीजें सुनी हैं, अब आप कुछ नया कर सको, दैट इज सिंथेसिस। और लास्ट स्टेप होता है हमारा इवैल्यूएशन, जिसको हम पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इवैल्यूएशन होता क्या है। तो ये मेरे क्या है, 6 स्टेप, 6 हमारे पार्ट किसके, कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स के। फर्स्ट इज नॉलेज, देन अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस एंड सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। नॉलेज की बात करूं तो हर, जब भी देखो मैं बच्चों को पढ़ाने गई हूँ प्लस माइनस, अब सबसे बेसिक चीज जो उन्हें पता होनी चाहिए, नॉलेज क्या होना चाहिए, कि प्लस का सिंबल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस के सिंबल को ऐसे। अब उनको ये सिंबल ही नहीं पता होगा तो मैं प्लस लिख रही हूँ, उनको नहीं पता ये क्या है। तो ये तो बेसिक नॉलेज है जो उनको पता ही होनी चाहिए, इसमें आप कुछ समझा के नहीं बता सकते। तो इसके अंदर आते हैं आपके फैक्ट, जो फैक्ट है उनको आपको जो मतलब पता ही होने चाहिए। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब अब मैं समझाऊंगी कि प्लस कैसे करते हैं, अब वो आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से समझते हो। फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी प्लस के बेसिस पर, अब वो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि आपने जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को मिलाया अब आप उसे अप्लाई करने वाले हो क्वेश्चन पर। फिर एनालाइज करना और सिंथेसाइज, ये मैंने आपको बता दिया। एनालाइज करना मतलब तोड़कर चीजों को समझना, और सिंथेसाइज करना मतलब जो भी अब आपके पास नॉलेज आ चुकी है, आपने प्री नॉलेज में भी कुछ ऐड कर लिया है, अब आप कुछ नया बनाने चाह रहे हो, दैट इज सिंथेसिस। ये बहुत ही हायर ऑर्डर स्किल है सिंथेसिस का, और इसके अंदर आपको सेट ऑफ ऑपरेशंस चाहिए, बिल्कुल प्लानिंग के साथ आपको वर्क करना होता है, तभी आप कुछ सिंथेसाइज कर पाएंगे। और फिर आपका लास्ट आता है इवैल्यूएशन, जहां पे आप एक जजमेंट देते हो एविडेंस के साथ।
एविडेंस मतलब यहाँ पर आपके सबूत, यानी वो आपके टेस्ट जिनके साथ आप ये बताते हो कि कितना बच्चे ने गैदर किया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कॉग्निटिव बेसिस पर। अब मैं बात करूं अफेक्टिव पर। अफेक्टिव मैंने आपको बताया इमोशन से रिलेटेड है। तो अफेक्टिव डोमेन को ब्लूम ने कितने पार्ट में क्लासिफाई करा, 5 पार्ट में क्लासिफाई करा। बाय रिसीविंग और अटेंडिंग। देखो, मैं बात कर रही हूँ अफेक्टिव की, बात कर रही हूँ इमोशंस की। सबसे लोअर लेवल है इमोशंस का रिसीविंग, पहला लेवल अफेक्टिव डोमेन का, जहां पे ह्यूमन वैल्यूज को रिसीव किया जाता है, यानी स्टिमुलस के थ्रू। आपने देखा होगा सबसे छोटा, मतलब एक छोटा सा बच्चा भी इमोशंस को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। वो किसके थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू, क्योंकि उसको सेंसेस को उसकी मदर की आदत होती है, तो उसे हर टाइम अपनी मदर पास चाहिए। तो वो रिसीव कर रहा है कुछ अपनी मदर से, किसके थ्रू, सेंसेस के थ्रू। तो यहाँ पे स्टिमुलस होते हैं, तो स्टूडेंट को स्टिमुलस के थ्रू हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि वो जो नॉलेज हम उन्हें देना चाहते हैं वो रिसीव कर पाए। नेक्स्ट होता है रिस्पॉन्डिंग। अब बच्चे ने रिसीव कर लिया मतलब क्लास में जो लेक्चर दे रहे थे वो सुन लिया। अब वो रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड तभी कर पाएगा जब उसने रिसीव किया होगा। क्लास में टीचर एकदम से पॉइंट आउट करके बच्चे को पूछती है, बच्चे को नहीं पता होता। क्यों नहीं पता? क्योंकि उसने रिसीव ही नहीं किया, जो कि मेरा फर्स्ट लेवल था। नेक्स्ट आपका रिस्पॉन्डिंग है। तो रिस्पॉन्डिंग कैसे होगी, बच्चों के अंदर होगी। इसके अंदर एक टीचर को एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि बच्चा रिस्पॉन्स कर पाए। कई बार बच्चों को आता होता है, देन ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड कर पाए। तो टीचर को एक ऐसा माहौल, ऐसी फीलिंग अवेकन करनी चाहिए बच्चों के अंदर, ताकि वो रिस्पॉन्ड कर पाए। नेक्स्ट इज वैल्यूइंग। अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उसे उसकी वैल्यू भी करें। जो फंक्शंस हैं, जो कैटेगरी है, सब किस पे, वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। जब एक बच्चा किसी आइडिया की तरफ अट्रैक्ट होता है तभी वो उसका रिस्पॉन्स देता है, और उसका रिस्पॉन्स वैल्यूएबल तब बनेगा जब वो सोच समझ के उसका जवाब दे रहा है, उसकी वैल्यू करके उसका जवाब दे रहा है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन, यानी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सब चीजों को रखना। आइडिया को उसने रिस्पॉन्ड किया तो उसने डिफरेंट सोशल वैल्यूज को अडॉप्ट किया। और कॉन्ट्राडिक्शन अवॉइड करने के लिए ये जरूरी है कि उसके पास जिस चीज के वो विचार रख रहा है उसकी नॉलेज हो। एंड द लास्ट वन इज वैल्यू कॉम्प्लेक्स। वैल्यू कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ हमारा बिल्कुल लास्ट लेवल है हमारे अफेक्टिव डोमेन का, और इसको आने के लिए, इस लेवल तक आने के लिए बाकी पीछे के सारे लेवल्स को क्रॉस करना जरूरी है, और इस लेवल से बंदे की पर्सनालिटी का पता चलता है। तो यहाँ थे हमारे इमोशंस। आगे बात करते हैं हम साइकोमोटर पे। तो यहाँ पे बेसिकली स्किल्स की बात होती है, क्योंकि अब यहाँ पे आपके हैंड्स वर्क करेंगे, आपके लेग्स वर्क करेंगी। तो आपकी सबसे पहले स्टार्ट होती है रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं वो सडन मूवमेंट्स जो हमारी बॉडी करती है। लाइक गर्म चीज को हाथ लगाया तो हाथ पीछे हो गया, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिफ्लेक्स मूवमेंट, जो सबसे पहले हमारी बॉडी स्टार्ट करती है। उसके बाद बेसिक फंडामेंटल होती हैं। फंडामेंटल मूवमेंट जैसे ग्रोथ होती ही रहती है, आप ग्रोथ का कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं है, ग्रोथ होगी ही होगी, आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। फिर है फिजिकल एबिलिटीज की, आपके अंदर क्षमताएं क्या क्या हैं कोई भी काम को करने के लिए। ठीक है, जैसे कि देखकर, सुनकर, स्मेल कर कर बच्चे चीजों को पहचानते हैं। तो यहाँ पर आते हैं आपकी क्या, परसेप्चुअल एबिलिटीज। पहले हमारी क्या थी, फिजिकल एबिलिटीज। फिजिकल एबिलिटीज में क्या होता है, ऑर्गन को मूव करना, यानी हाथ चला पाता है धीरे धीरे बच्चा, और स्ट्रेंथन हो जाती है उसकी मसल्स, तो वो प्रॉपर मूवमेंट कर पाता है। फिर परसेप्चुअल में सेंसेस के थ्रू जानना। नेक्स्ट होती है आपकी स्किल्ड मूवमेंट। स्किल्ड मूवमेंट की जब मैं बात करूं, जैसे हैंड राइटिंग है, वो आपकी एक स्किल्ड मूवमेंट है, जहां पे आपको पेन होल्ड करना आना चाहिए, आपको उस टाइप से पेन को रोटेट करना आना चाहिए कि आप एक अच्छी राइटिंग लिख पाए, तो वो स्किल्ड मूवमेंट है। जैसे कि स्विमिंग करना इज ऑल्सो स्किल्ड मूवमेंट। उसके बाद है नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशंस, यानी कि
बिना बोले समझना अप्रोप्रिएट फीलिंग्स को, जिसको ऑब्जर्वेशन भी आपका इस अंदर के अंदर इस कैटेगरी के अंदर आएगा। तो ये हमारी बेसिक चीजें हैं किसकी, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी की। अब इनको ध्यान में रखकर हम अपने टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेस्ट प्रिपेयर करते टाइम हम कौन कौन से क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमें माइंड में रखने हैं किसी भी टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। अब हम क्वेश्चन जो टाइप के डाल सकते हैं वो हमारे 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहले हमारे हैं एस्से टाइप क्वेश्चंस, फिर हमारे आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और आपके फिर लास्ट में आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है और आप उसका आंसर कितने ही वर्ड्स में लिख सकते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन है तो आप बना के भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन। प्लस इसका चेक करने का क्राइटेरिया भी टीचर टू टीचर डिफर करेगा। एक ऐसे टाइप क्वेश्चन को मैंने चेक किया, मैंने कुछ और नंबर दिए, दूसरी टीचर चेक करेगी, हो सकता है नंबर में डिफरेंस आ जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो सेम नहीं होते, वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द थिंकिंग, अकॉर्डिंग टू मेंटालिटी। कितना बच्चा सोच पा रहा है उस अकॉर्डिंग वो ऐसे टाइप क्वेश्चन का आंसर देगा। तो यहाँ पे हम ऐसे टाइप क्वेश्चन के थ्रू चेक क्या करते हैं, बच्चों की हैबिट्स चेक करते हैं कि उनकी स्टडी हैबिट कैसी है। जितनी ज़्यादा वो स्टडी हैबिट उनकी अच्छी होगी उतना अच्छा वो एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आइडियाज़ को। जैसे जो आपका बीएड का एग्ज़ाम होता है थ्योरी बेस्ड, वो आपका ऐसे टाइप होता है। उसमें आपको क्या करना है, बना बना के चीज़ें ही तो लिखनी है। पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी करेगा और पर्सन टू पर्सन चेकिंग करने वाले के मार्क्स भी वेरी करेंगे। अगर कोई दूसरा चेक करता है तो ये टेस्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड टेस्ट वो होता है जिसे आप में से कोई भी चेक करे उसका आंसर सेम रहे, उसके मार्क्स सेम रहे, मार्क्स वेरी ना करे, जो कि ऑब्जेक्टिव में होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा, वो आप चेक करो, मैं चेक करूँ, कोई और चेक करे, आंसर सेम है, चेकिंग क्राइटेरिया सेम है, तो रिजल्ट विल बी सेम। तो ये टेस्ट हमारा वैलिड होता है। वैलिड क्यों है? क्योंकि इसका आंसर वेरी कर ही नहीं रहा। लेकिन ऐसे टाइप में क्या था, ऐसे टाइप में हमारा क्या था, उसके अंदर आंसर वेरी कर रहे थे। आंसर वेरी करने की वजह से वो टेस्ट हमारा वैलिड नहीं होगा। इसमें हम मेंटल एबिलिटीज को चेक करते हैं, इसके अंदर हम नॉलेज की एप्लीकेशन को चेक करते हैं, टीचर की एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है उसने कितना पढ़ाया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या होते हैं, जिनमें हम 1 लाइन या 1 वर्ड में आंसर देते हैं। ठीक है, 1 वर्ड या 1 लाइन में, इसमें ऑप्शंस नहीं होते, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले में ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने बताया कि ऐसे टाइप वाले टेस्ट हमारे वैलिड नहीं होते, रिलायबल भी नहीं होते। रिलायबल क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पर जो स्केल है मेजर करने का वो सही नहीं है, कोई और मेजर कर रहा है तो डिफरेंट रिजल्ट आ सकता है। तो ये टेस्ट रिलायबल नहीं होते क्योंकि ये सब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिविटी है इनके अंदर। क्योंकि सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन डिफर करे, क्योंकि उनके अपने सब्जेक्ट के व्यूज यहाँ पर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपके व्यूज से कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट आंसर से सिर्फ लेना देना है। शॉर्ट आंसर में क्या होता है, सिर्फ एक वर्ड में, एक लाइन में आप आंसर दे रहे हो, यहाँ ऑप्शंस नहीं है पर लाइन, एक ही लाइन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। अब जब हम पेपर एक टेस्ट क्रिएट करते हैं तो हमें तीनों की मात्राओं को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को डालना है, और कितने नंबर के कितने क्वेश्चन किस टाइप के टेस्ट में डालेंगे अब हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हर टेस्ट के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट को चेक करना आसान है, राइट, कंप्यूटर्स भी चेक कर देते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट को। तो और ऑब्जेक्टिव के कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हायर लेवल मेंटल प्रोसेस को इग्नोर करता है। अब बच्चों के थिंकिंग प्रोसेस नहीं, बच्चों ने अगर रट भी लिया है तो भी वो उस ऑब्जेक्टिव टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे। लेकिन जो ऐसे टाइप था उसके अंदर जब तक बच्चे के अंदर नॉलेज नहीं है तब तक वो नहीं लिख पाएगा। अब कागज कैसे भरेगा जब तक उस सब्जेक्ट की उसके अंदर नॉलेज नहीं है। जैसे एसएसटी का एग्जाम होता है, वो आपका ऐसे टाइप वाला हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में डिफिकल्टी होती है क्वेश्चन को फ्रेम करने में, और इसमें अनफेयर मीन्स यूज करना बड़ा आसान है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुए थे और बच्चों ने कितनी चीटिंग की। तो यानी अनफेयर मीन्स यूज करना आसान है, मतलब उंगली से करके दिखा देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का 4th आंसर। सो इट्स वेरी इजी टू चीट।
लेकिन ऐसा टाइप में आप चीटिंग नहीं कर सकते, चीटिंग करना उतना आसान नहीं। तो अब हम अगर एक टेस्ट बना रहे हैं, तो अब मैंने कंक्लूजन निकाल लिया। मेरे पास 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, ऐसे टाइप हो गए, शॉर्ट टाइप हो गए और मेरे ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। अब मैं जब एक टेस्ट बनाऊंगी तो मैं किस टाइप का टेस्ट बनाऊंगी? फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 मार्क्स का टेस्ट बनाना है, तो मैं 20 नंबर के क्या डालूंगी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 2-2 नंबर का एक डाला तो 10 क्वेश्चन डाल दिए। उसके बाद 5 मार्क्स का हर क्वेश्चन, जो ऐसे टाइप शॉर्ट आंसर वाले होंगे, वो मैंने 30 मार्क्स का रख लिया, ठीक है। और ऐसे टाइप, यहाँ ये 5 मार्क्स का था, ऐसे टाइप बचा जो 25 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह से आप देख रहे हो ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन की मार्क लिमिट कितनी बढ़ सकती है। आप इसको वहां से अंदाजा लगा सकते हो। जैसे आपका बीएड का जो पेपर आता है या फिर आपने ग्रेजुएशन में पेपर दिए होंगे, 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो ऐसे टाइप क्वेश्चन ही तो होते हैं। मैथ में अलग बात है, मैथ में आपको थ्योरम डालनी है, लेकिन मैं और सब्जेक्ट की बात करूँ तो वहां तो आपको ऐसे ही लिख के आना है ना पूरे 16 नंबर में। तो वो पूरे 16 यहाँ पे आप पूरे 25 नंबर किस पर डिसाइड करते हैं कि आपने क्या लिखा है। अब हम बात करते हैं, अब इन बेसिस को ध्यान में रख के हम अपने टेस्ट को किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो अचीवमेंट टेस्ट कैसे क्रिएट करना चाहिए। अचीवमेंट टेस्ट की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है, उसके बाद कि हम उसे क्रिएट किस तरीके से करेंगे। देखो, अचीवमेंट टेस्ट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। एबल के अकॉर्डिंग बताऊं अगर मैं आपको, तो एबल क्या कहते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट इज वन प्रिपेयर टू मेजर अ स्टूडेंट्स ग्रास्प ऑफ नॉलेज और प्रोफिशिएंसी इन सर्टेन स्किल। किसी पर्टिकुलर स्किल के अंदर एक बच्चे की प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए जो टेस्ट बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड द अचीवमेंट टेस्ट। फिर सुपर के अकॉर्डिंग जो अचीवमेंट टेस्ट की डेफिनेशन है वो क्या है, इसमें ये अश्योर करने के लिए कि कितना बच्चे ने सीखा है, हाउ मच द चाइल्ड हैज लर्नड, ये पता लगाने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट का यूज करते हैं, या कितनी अच्छे तरीके से जो टास्क है वो हमारा परफॉर्म हुआ है। उसके बाद लिंडक्विट एंड मन, इनके अकॉर्डिंग हमारी जो डेफिनेशन है किसकी, आपकी अचीवमेंट टेस्ट की, वो क्या होगी किसके अकॉर्डिंग? लिंडक्विट एंड मन। ये क्या कहते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट क्या है, जो इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि सिंगल स्कोर बच्चे का पता लग सके और उसके अकॉर्डिंग वो फील्ड के अंदर उस बच्चे को अचीवमेंट का लेवल बताया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली अचीवमेंट टेस्ट आपको पता चल गया, एक स्किल को चेक करने के लिए, बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को चेक करने के लिए है। अब हम इसमें करेंगे क्या, इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है? ऑब्जेक्टिव सारे ध्यान में रखने हैं। टेस्ट हमारा प्लान्ड होना चाहिए, ये नहीं कि पहुंचे और क्वेश्चंस बोल दिए। प्रॉपर प्लान्ड होना चाहिए हमारा जो टेस्ट है। उस टेस्ट अगर प्लान्ड होगा तभी हम उसकी प्रॉपर नॉलेज चेक कर पाएंगे, क्योंकि एट रैंडम में क्वेश्चंस बोल रही हूँ तो हो सकता है मैं अपने सारे टॉपिक्स को कवर ना कर पाऊँ, हो सकता है कि मैं कम मार्क्स वाली चीज को ज्यादा मार्क्स के अंदर दे दूं। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब कुछ होना चाहिए। कौन से क्वेश्चन देने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, कौन से टॉपिक में इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल क्या होना चाहिए। अगर मैं प्रॉपर मैं पूरा टेस्ट डिफिकल्ट बना दूं तो क्या होगा, जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उस टेस्ट को नहीं कर पाएंगे। तो हमें हर लेवल के बच्चे को ध्यान में रख के अपने टेस्ट को डिजाइन करना है ताकि एक बिलो एवरेज बच्चा भी उस टेस्ट को क्लियर कर पाए, क्योंकि हम उसके अंदर बेसिक नॉलेज भी डाल रहे हैं, ये नहीं कि हमने बिल्कुल हाई लेवल का टेस्ट बना दिया। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, टेस्ट बनाते टाइम हम क्या क्या चीज ध्यान रखेंगे? अपने ऑब्जेक्टिव। हमारे ऑब्जेक्टिव जो थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे हमारे? ब्लूम्स के ऑब्जेक्टिव थे ना हमारे, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपका आ रहा था नॉलेज, आपका आ रहा था कॉम्प्रिहेंशन, आपकी एप्लीकेशन और आपका स्किल। अब आप ध्यान से देखना कि क्या क्या चीजें हम ध्यान रखते हैं जब एक पेपर बनाते हैं। पेपर बनाना सुनने में आसान है, पर हमें ध्यान इतनी सारी चीजें रखनी होती हैं। तो नॉलेज क्या, आप कितना 20 स्कोर रखोगे, और आप कॉम्प्रिहेंशन का 18, एप्लीकेशन 8 नंबर का और स्किल 50 मार्क्स का।
तो आपने देखा ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बेस्ड को हमने 8 नंबर का ही क्यों रखा, क्योंकि एप्लीकेशन एक अबव एवरेज बच्चा ही कर पाएगा, अप्लाई वही कर पाएगा जिससे सब उसने पहले वाले लेवल्स को क्रॉस कर लिया है। ठीक है, उसके बाद स्किल हमने देख बिल्कुल 4 नंबर का रखा है, स्किल आपका 4 नंबर का है, टोटल टेस्ट आपका 50 नंबर का है। स्किल हमने देखो कितने कम मार्क्स का रखा, क्योंकि स्किल हर किसी में तो नहीं है ना। अब मैंने ये जो 12 नंबर का टेस्ट है ये अबव एवरेज के लिए डाला है, बाकी नॉलेज वाला 20 नंबर का टेस्ट था बिलो एवरेज के लिए, मतलब उतना तो सभी कर पाएंगे। फिर कॉम्प्रिहेंशन बेसिस है कि थोड़ा एवरेज वाले भी कर पाएंगे, एप्लीकेशन को भी थोड़े बहुत एवरेज वाले बच्चे कर पाएंगे, और स्किल तक कौन ही पहुंच पाएगा, जो हमारा बिल्कुल जीनियस पर्सन होगा जो 50 मार्क्स गैदर कर पाएगा। तो इस तरह से हमने अपने पेपर को डिजाइन किया ताकि हम सारी क्वालिटीज को जज कर पाए अपने पेपर के थ्रू। तो ये बेसिकली नॉलेज हम, अब ये 50 नंबर का टेस्ट था, अब आपको कैसे चलेगा 100 नंबर के टेस्ट में आप कितना कितना डालो। तो उसके लिए मैं आपको परसेंटेज बता देती हूँ कि 40% आपका नॉलेज का होना चाहिए, 36% आपका कॉम्प्रिहेंशन का होना चाहिए, 16% आपका एप्लीकेशन और सिर्फ 8% आपका स्किल। तो ये बन जाता है आपका टोटल 100% का आपका टेस्ट। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन डाल सकते हो। मैं बता, अब हमने क्वेश्चन के टाइप देखो क्या क्या डिस्कस किए थे, लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव। तो लॉन्ग आप 2 डालोगे, ये अभी हमने डिस्कस भी किया। शॉर्ट आप 10 डाल सकते हो और ऑब्जेक्टिव आप 20 डाल सकते हो। ठीक है, ये आपके क्राइटेरिया हो गया। तो ये आपका हो गया 20 नंबर का, ये आपने 2 नंबर के रख लिए तो ये 20 नंबर का, और ये 5 नंबर का रख लिए तो 10 नंबर का, और टोटल आपका 50 नंबर का ये टेस्ट बन गया। अब ध्यान देखो, ये चीज भी याद रखनी है, ये चीज भी याद रखनी है। उसके बाद आपको टाइम नोट करना है कि आपको कितना टाइम लगेगा। टाइम होता है ना, ये 3 घंटे का पेपर सेट उसी हिसाब से करा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 20 मिनट लगेंगे, 20 क्वेश्चन है तो 1-1 मिनट हर क्वेश्चन को दे सकते हैं। शॉर्ट आंसर 10 क्वेश्चन है, उसमें भी हम 20 मिनट दे सकते हैं, और इसमें हम 10 मिनट देंगे तो हमारा टोटल ये 50 मिनट का टेस्ट बनेगा। ठीक है, हमने 50 मिनट का टेस्ट बनाया, और आपने देख रहे हो हमने 5 नंबर वाले क्वेश्चन को 5 मिनट दिए एक क्वेश्चन के लिए। 10 नंबर आपका लॉन्ग नंबर में हो गया, 20 मिनट आपके कितने में शॉर्ट, ये आपका टाइम है और वो आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपका टोटल ड्यूरेशन कितनी हो गई आपके टेस्ट की, 50 मिनट की ड्यूरेशन। उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना। ये तो अब हमारे माइंड में चल रहा था, अब बच्चों के लिए तो हम ये सब नहीं बता सकते ना। अब बच्चों के लिए तो हमें कंप्लीट ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करना है। तो अब बच्चों के लिए कंप्लीट ब्लूप्रिंट, यानी इसको सबको कंबाइन करके हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, और वो तैयार ब्लूप्रिंट हम बच्चों को दे पाएंगे। उसके अंदर हम लिखेंगे कैसे, जैसे आपने अपना सब्जेक्ट डाला, फिर उसके बाद आपके जिस टॉपिक का टेस्ट है आप वो डालेंगे, यहाँ पे आप टाइम डालेंगे कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे हम मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे। उसके बाद आप एक टेबल की फॉर्मेट में आप ब्लूप्रिंट बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस टेबल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, जिसमें हमने देखा था शॉर्ट, लॉन्ग और हमारे ऑब्जेक्टिव। फिर आपके यहाँ पे देखो, आपने नॉलेज को क्राइटेरिया में रखा था ऑब्जेक्टिव वाले में, तो नॉलेज वाले में आपने नॉलेज को रखा था, नॉलेज वाले में आपने लॉन्ग, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव किस टाइप का क्वेश्चन डाला वो भी आपका होगा। जैसे मान लो कि आपका ये जो टॉपिक है, आपने टॉपिक भी लिखा ना, टॉपिक मान लो आपने लिख दिया राशनल नंबर, उसमें से आपने ऑब्जेक्टिव में से डाल दिया एक क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे 1 लिख दोगे, और वो नॉलेज को चेक कर रहा है। अब आपने क्वेश्चन चूज करा, अब आप क्वेश्चन को देखोगे कि वो नॉलेज चेक कर रहा है, कॉम्प्रिहेंशन देख रहा है, एप्लीकेशन को देख रहा है या स्किल को देख रहा है। इस अकॉर्डिंग आपने अपनी चीजों को डिवाइड करना है। फिर आपका यहाँ कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उसमें फर्दर आपके 3 टाइप होंगे, लॉन्ग, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव। फिर आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था, एप्लीकेशन, उसमें भी आपके ऐसे 3 कॉलम बनेंगे। उसके बाद लास्ट आएगा आपका स्किल, जिसमें अगेन से आपके 3 कॉलम बनेंगे, और लास्ट में आपका क्या आएगा, टोटल मार्क्स आपके कितने बनते हैं। तो इस तरह से आप टॉपिक लिखोगे, टॉपिक में से आपने क्वेश्चन चूज करा, अब क्वेश्चन आपकी नॉलेज चेक कर रहा है, कॉम्प्रिहेंशन चेक कर रहा है, एप्लीकेशन कर रहा है, स्किल कर रहा है, आप उसके अंदर डाल दोगे। फिर आप चेक करोगे वो लॉन्ग है, शॉर्ट है या ऑब्जेक्टिव है, फिर वो चेक करोगे और उसके अंदर आप डाल दोगे जितने भी क्वेश्चन आपने डाले। यहाँ से आपका तैयार होगा आपका ब्लू प्रिंट।
तो ये आपका तरीका था किसी भी अचीवमेंट टेस्ट को बनाने का। उसके बाद बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक हमने देखा था क्या होते हैं। प्रोग्नोस्टिक में हमें क्या करना है, एक ही बार में सब चीजें चेक करनी है, एक्सपर्ट का व्यू चाहिए होगा वहां पर। और डायग्नोस्टिक में हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टी कहाँ पर आ रही है वो डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उन्हें क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए हम पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि डायग्नोसिस का मतलब क्या है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जैसे एक डॉक्टर पहचानता है लक्षण को देखकर कि उसके अंदर बीमारी क्या है, ऐसे ही टीचर बच्चों के लक्षण को देखकर ये पहचानता है कि बच्चा चीजों को क्यों नहीं समझ पा रहा है, यानी उसकी लर्निंग में डिफिकल्टी कौन सी है। अब लर्निंग डिफिकल्टी पहचानना होता है डायग्नोसिस, और आप उसे किसके थ्रू करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू करते हैं। और फिर हम रेमेडीज यूज करते हैं, यानी रेमेडियल टीचिंग, यानी जैसे डॉक्टर दवाई देता है वैसे ही टीचर क्या करता है, फिर रेमेडियल टीचिंग यूज करता है, यानी अपने या तो टीचिंग मेथड में चेंज लाता है, या बच्चे के एनवायरनमेंट में चेंज लाता है, या जिस चीज में भी वो पीछे है उस चीज को चेंज करके इम्प्रूव करता है लर्निंग को। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट मेजर करते हैं कि कितनी पोटेंशियल है लर्निंग के अंदर, एक सब्जेक्ट कितना वो लर्न कर पा रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हमारा जो टेस्ट होगा वो हमारे किसको चेक करेगा, जो आपने टॉपिक अभी पढ़ाया है उसको टेस्ट करेगा। तो इसके अंदर स्टेप्स क्या है, द ओवरऑल स्क्रीनिंग प्रोसेस जिसमें सर्वे किया जाएगा, फिर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होगी जहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। कभी एक बच्चा होता है क्लास के अंदर जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम कई बार उसको एज अ केस स्टडी करते हैं, उसकी फैमिली मेंबर से बात करते हैं, कहीं उसकी फैमिली में कोई इशू ना हो, और जो भी हमें फिर इशू मिलता है, अब सब हमने ढूंढ के इशू निकाल लिया, फिर हम रेमेडीज को यूज करते हैं। ये हमारा प्रॉपर तरीका है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें इस तरह बनाने हैं कि हम डिफिकल्टी को पहचान पाए। तो ये हमारे किस लिए काम आते हैं, बेसिकली ये रेमेडियल टीचिंग हम ऑप्ट कर पाए, इसीलिए हम डायग्नोस करते हैं। नहीं तो डायग्नोस करने का फायदा क्या। अब डॉक्टर ने बीमारी तो पता लगा ली, इलाज नहीं बता पा रहा, तो उस डॉक्टर का कोई काम नहीं है, कोई काम। इसी तरह टीचर ने ये तो पता लगा लिया कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, जब तक वो उस टीचर बच्चे पे काम नहीं कर रही तब तक उसके डायग्नोस करने का भी कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसके अंदर दो तरह के डायग्नोस टेस्ट होते हैं, एक एजुकेशनल डायग्नोस टेस्ट और एक क्लासिकल। एजुकेशनल के अंदर आपके बहुत सारे टेस्ट आते हैं जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट लेवल हो सकता है। और क्लासिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है, इसमें क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इसके अंदर हम विजन, हियरिंग, मतलब नॉर्मल जो एस्पेक्ट होते हैं उनको चेक करते हैं कि कहीं इन चीज़ों में तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं बच्चा बोर्ड को देख नहीं पा रहा ढंग से। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लासिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ब्लेयर और जॉन्स ने क्या कहा डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, कि इट इज अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग विच अलाउ द स्टूडेंट टू प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू हिज मेंटल स्टैंडर्ड। हमने उसका मेंटल स्टैंडर्ड ढूंढा और उसके अकॉर्डिंग अब हम उसे पढ़ा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा मेथड होगा हमारा टीचिंग का। ठीक है, तो ये हमारा डायग्नोस्टिक था। प्रोग्नोस्टिक तो आपको पता है एक ही दिन में पता लगाना है, तो एक ही दिन में आप इंटरव्यूज के बेसिस पे लगा सकते हो, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे लगा सकते हो। और अभी तो हाल ही में आपके टेस्ट भी शुरू हो गए हैं, वो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, उसके अंदर आपको मैटर भी लिखना होता है कुछ, लाइक आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है कुछ लाइन्स में, तो वो सब आपका प्रोग्नोस्टिक में आ जाता है। उसके बाद काइंड्स ऑफ टास्क, अब टेस्ट ही नहीं होते पूरे साल के दौरान, हम टेस्ट ही तो नहीं लेते रहेंगे बच्चों के, हम कुछ टास्क भी देते हैं उनको करने के लिए, जिनके बेसिस पे हम उनके मार्क्स लगाते हैं। और वो टास्क क्या क्या हो सकते हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, वो हमारे असाइनमेंट हो सकते हैं, वो हमारा पोर्टफोलियो हो सकता है। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें हमारी क्या है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट होता है जो डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाए बच्चों को। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कैसे देते हैं, जैसे आपने हॉलीडे होमवर्क में देखा होगा, टीचर प्रोजेक्ट देती है और वो इस तरह से देती है कि वो उनके टॉपिक से कनेक्ट करे उन्हें। तो इसका एक बिल्कुल क्लियर पर्पस होता है, एम होता है कि उस प्रोजेक्ट के थ्रू टीचर बच्चों को ये समझाना चाह रही है। अब प्रोजेक्ट कोई कितने अच्छे से करता है उससे हम उसको मार्क्स देते हैं, तो हमने उन्हें टास्क दिया जिसके अकॉर्डिंग हम उन्हें जज भी कर रहे हैं।
बट ये जजमेंट हमारे माइंड की जजमेंट है, इसमें हम इंटरनल असेसमेंट जिसे बोलते हैं। तभी कहते हैं टीचर से अच्छा, एक इंटरनल टीचर से अच्छा बच्चे को कोई नहीं जानता। एक्सटर्नल को नहीं पता बच्चा कैसा है। कई बार बच्चा हो सकता है एग्जाम के टाइम में उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए वो एग्जाम को ढंग से अटेम्प्ट ना कर पाए, लेकिन इंटरनल टीचर को पता होगा कि उसका बच्चा कैसा है, वो उसे मार्क्स दे पाएगा क्योंकि उसने वेरियस टास्क से बच्चों को ऑलरेडी जज किया हुआ है। उसके बाद इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी मतलब क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे कर कर ज़्यादा सीखते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि करके जो चीज़ सीखी जाएगी वो कभी भूली भी नहीं जाएगी। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या है, ऐसा माना जाता है कि जब हम रियलिटी वर्ड्स में चीज़ों को देख रहे हैं तभी हम उनमें बिलीव कर पाएंगे। आपने देखा होगा कई लोग जो चीज को देखते नहीं है उसमें विश्वास भी नहीं रखते, जैसे कि भगवान में कोई विश्वास नहीं रखता। इसका मतलब क्या है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम उन्हें दिखाएं भी तो वो उन पे ज्यादा बिलीव आएगा, फेथ आएगा, तो बच्चे और अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। और कोरिलेशन बिठाना चाहिए हमें हर चीज में। हमने पीछे का टॉपिक पढ़ाया उसका आगे से क्या रिलेशन है, नहीं तो जो लेक्चर होगा वो क्या चलता जाएगा, बोरिंग होता चला जाएगा और उसमें हम आगे बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं प्रोजेक्ट के। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसमें हम क्या देते हैं, प्रोजेक्ट मेथड के काफ़ी एडवांटेज है, बच्चे करके सीखते हैं तो और अच्छे से सीख पाते हैं। इसमें कोई टीचर का डोमिनेंस नहीं है, टीचर टीचर कुछ नहीं कह रही, टीचर अपना रोब नहीं रख रही, बच्चे फ्री हैं, फ्रीडम है उनको अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए। और वो सोशल एडजस्टमेंट में काम कर पाते हैं। प्रोजेक्ट कभी कभी टीम प्रोजेक्ट भी दे देती है टीचर, तो वहाँ पर वो पीयर्स के साथ वर्क करते हैं। इसके डीमेरिट्स भी हैं, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है लर्निंग का, धीरे धीरे लर्न होता है। अब देख के लर्न कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना हम हर चीज़ को देख पाए, सो इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। कई बार हमने सालों पहले वो चीज़ पढ़ी होती है और सालों बाद जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो हम कहते हैं अरे हाँ हमने वो पढ़ा था, तो तब हमें जाके वो सीखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसमें टाइम एनर्जी का वेस्टेज होता है, एक्सपेंसिव मेथड्स होते हैं क्योंकि हम चीज़ों को खरीद रहे हैं प्रोजेक्ट करने के लिए, तो एक्सपेंसिव है, हम उन्हें लाइव दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट क्या है, एक छोटा सा टास्क है जो वर्क असाइन करती है टीचर बच्चों को। इसमें सेंट्रल पोजीशन जो असाइनमेंट की है वो क्या है, वो अभी पता नहीं लग पाई है, इट इज अनक्वेश्चन। ये किसके अकॉर्डिंग है, NH बोसिंग के अकॉर्डिंग। एक्चुअली असाइनमेंट में होता है क्या, टीचर टॉपिक देती है और बच्चा कहीं से भी उसे सर्च करके रिसर्च करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके लाता है। आज जो असाइनमेंट है वो एक तरह से असाइनमेंट को हम ऐसे भी कहते हैं दो जनों के बीच में जो चीज असाइन हुई है या कोई डील हुई है। तो असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट में हमारा क्या आता है, जिसमें हम क्वेश्चंस दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं बच्चों को। प्रॉब्लम असाइनमेंट हो सकता है, ग्रुप असाइनमेंट हो सकता है, प्रैक्टिकल वर्क हो सकता है। यहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंटली वर्क करता है उस काम को करने के लिए, तो वो इंडिपेंडेंसी आती है बच्चे के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें आती हैं उसके अंदर, क्वालिटी आती है। यहाँ पे खुद की प्रोग्रेस के लिए वो खुद जिम्मेवार होता है, तो उसे खुद प्रोग्रेस करने का एक मौका दिया जाता है। यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए ये असाइनमेंट वाला मेथड आया है। ठीक है, इसके अंदर हम अलग अलग तरह के मेथड्स यूज कर सकते हैं। और इसकी लिमिटेशन क्या है, इसमें टाइम का वेस्टेज होता है, कंसंट्रेशन की कमी रह जाती है, मटेरियल जो यूज कर रहे हैं बच्चे वो उनको पूरा मिल पा रहा है या नहीं, इस चीज की भी कमी रह जाती है कई बार। और डिफिकल्टी होती है इवैल्यूएशन में, इवैल्यूएट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा असाइनमेंट। और लास्ट है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को डिटेल में हम नेक्स्ट यूनिट में भी डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा मैं अभी बता देती हूँ, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चों की सभी अच्छी चीज़ों का कलेक्ट करके एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें बच्चों की सभी अचीवमेंट्स अच्छे हुए, उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट वर्क करे, जो भी असाइनमेंट वर्क करे, उन सबका हमने कोलैब करके इकट्ठा एक फाइल फोल्डर बना दिया जो उनको एज अ होल रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड द पोर्टफोलियो। तो इसी के साथ ही हमारी सेकेंड यूनिट खत्म होती है। अगले वीडियो में हम थर्ड यूनिट को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, and don't forget to like, share and subscribe our channel and press the bell icon to get instant notifications of all our videos. Thank you.